नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 कृतिका भाग 2 का पाठ साना साना हाथ जोड़ी का मैं इजी एक्सप्लेनेशन समझाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मतलब संक्षेप में आपको मैं समझा रही हूँ पूरा, क्योंकि स्टोरी बहुत बड़ा है, उसको शॉर्ट में आप समझ सकते हैं। और इससे पहले मैं क्लास 9 क्लास 10 का बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर समरी और फुल एक्सप्लेनेशन। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवजनागरी, DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और जो भी आप सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कीजिए। यूट्यूब पर आपको आसानी से मिल जाएगा और आप आसानी से सारा चैप्टर पढ़ लेंगे। और बच्चों, मैं अभी आप लोगों को साना साना हाथ जोड़ी का इजी एक्सप्लेनेशन समझाने जा रही हूँ। इनकी लेखिका मधु कांकारिया जी हैं। तो साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृतांत है। इसमें लेखिका मधु कांकारिया ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक तथा उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से किया है। यानी इस पाठ में लेखक मधु कांकारिया जी ने सिक्किम से जो गंगटोक की यात्रा की है और हिमालय की यात्रा, उसका बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें वर्णन किया गया है कि यात्रा के दौरान उनको किस तरह की अनुभूति हुई, कितना उन्हें वहाँ का दृश्य आकर्षित किया और उन्हें वहाँ क्या क्या अच्छा लगा, यह सारा इस पाठ में दिखाया गया है। तो यही है साना साना हाथ जोड़ी। तो इस यात्रा वृतांत की विशेषता है कि लेखिका अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग है और श्रमजीवी लोगों के प्रति भी उसके मन में सम्मान है। यानी इस पाठ में लेखिका यह दिखाना चाह रही हैं कि जब वह घूमने के लिए गई थी तो वहाँ बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो बच्चों को किस तरह से पीठ पर बांधकर कपड़े से एक झोला की तरह उसको बांधकर और फिर काम करती थी और मेहनत करती थी। यह सब उनको बहुत ही अच्छा लगा। तो इस पाठ में यह भी दिखाई है। रात्रि में गंगटोक शहर, मतलब गंगटोक शहर तो देखते हुए लेखिका को लगा जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो और तारे बिखर कर टिमटिमा रहे हों। गंगटोक मेहनतकश लोगों का ऐसा शहर है जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह शाम रात एक प्रार्थना लेखिका के होठों को छूने लगी जो उसने एक नेपाली युवती से सीखी थी। साना साना हाथ जोड़ी, यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो अभी आप पाठ समझ गए होंगे कि साना साना हाथ जोड़ी क्या है। साना साना हाथ जोड़ी का मतलब है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर वे ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, यानी मैं पूरे जीवन अच्छाई ही करूं, कभी भी किसी का गलत नहीं करूं। तो एक यह प्रार्थना है साना साना हाथ जोड़ी। यह जो है नेपाली लैंग्वेज है, नेपाली भाषा है। इसका हिंदी में इस तरह अनुवाद है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। सुबह युमथांग के लिए निकलना था पर आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की तरफ भागी। लोगों ने उसे बताया कि मौसम साफ हो तो बालकनी से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। तो किसी ने लेखिका को यह बताई कि अगर आप बालकनी से देखेंगे तो आपको वहां से दिखाई देगा कंचनजंगा। तो आसमान बादलों से ढका था, कंचनजंगा तो नहीं दिखी पर रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि उसे लगा मानो वह फूलों के बाग में आ गई हो। युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। ड्राइवर कम गाइड जितेन ने बताया। ड्राइवर का जो गाइड था, गाइड करने वाला जो होता है ना, वहाँ का किधर क्या है जानकारी देने वाला, उसी को गाइड बोलते हैं। तो वहाँ का गाइड का क्या नाम था? जितेन नाम था। तो ड्राइवर कम गाइड जितेन ने बताया कि रास्ते में गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेगी। मतलब लेखिका को
कौन बता रहा है? जितेन बता रहा है कि मैडम अगर आप उधर आगे चलेंगी तो आपको बहुत सारे फूलों की वादियां मिलेंगी, मतलब बहुत सारे फूलों की वहाँ खेतियां हैं। और लेखिका बर्फ देखने के लिए उत्सुक थी, उनको बर्फ देखना था वहां पर जाकर। तो जितेन ने इसे रहस्य बना दिया कि युमथांग में बर्फ होंगी या नहीं। मतलब उनको कही कि हो सकता है बर्फ होगी भी यहाँ या नहीं भी हो सकती हो। रास्ते में मंत्र लिखी हुई सफेद पताकाएं मिली। नार्गे ने बताया कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। इन्हें उतारा नहीं जाता है। मतलब यह समझ गए होंगे कि क्या होता है जब कोई भी बुद्धिस्ट, मतलब जो बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध के भक्त होते हैं, जब उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद उनका वहाँ का नियम क्या है, क्या किया जाता है? वहाँ आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं, मतलब झंडा, पताकाएं बोलते हैं झंडा को, तो 108 झंडा वहां पर फहरा दी जाती है। इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। तो वहां का एक रिवाज आप जान गए कि मृत्यु के बाद किस तरह का वहां बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, तो 108 श्वेत पताकाएं वहां पर फहरा दिया जाता है। यदि कोई नया काम शुरू करना हो तो रंगीन पताकाएं फहरा जाती है, और अगर कोई नया काम अगर कोई शुरू कर रहा है तो रंगीन झंडियां वहां लगाई जाती है। कभी लॉन्ग स्टॉक पहुंचने पर जितेन ने बताया यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म आप लोग जानते होंगे, तो गाइड फिल्म की शूटिंग वहीं पर हुई थी। यहाँ पर एक ऐसा पत्थर है जो लेप्चाचार और भूटिया, सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले लंबे संघर्ष के बाद पहली शांति वार्ता का स्मरण करवाता है। एक कुटिया के भीतर घूमते चक्र के बारे में पूछने पर नार्गे ने बताया कि यह धर्म चक्र है, और जब वहां पर लेखिका जाती है तो देखती है कि एक कुटिया के भीतर एक चक्र घूम रहा था। तो लेखिका पूछती है कि यह चक्र क्यों घूम रहा है, तो वहां पर जो जितेन है वह बताया कि यह धर्म चक्र है, जिससे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका सोचने लगी, पहाड़ हो या मैदान, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश भारत की आत्मा एक है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की धारणाएं एक जैसी है। अब उनको ऐसा लगा कि जैसे भारत देश में अनेक तरह की धारणाएं होती है कि यह काम करो तो पाप होगा, यह काम करो तो पुण्य होगा, यह अंधविश्वास, आस्थाएं जो भी है, जो भी हमारे देश में है, तो लेखिका को वहां भी ऐसा ही दिखाई दिया कि वहां के लोग भी इसी तरह की धारणाओं को लेकर चल रहे थे। गाड़ी जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ने लगी, बाजार और बस्तियां पीछे छूटने लगी। चलते चलते स्वेटर बुनती युवतियां और भारी भरकम कार्टूनों को पीठ पर ढोते बौने बहादुर दृश्य से ओझल हो गए। और जब वहां पर चलने लगी लेखिका तो देख रही हैं कि स्वेटर बुनते बुनते वहां की युवतियां चल भी रही थी और स्वेटर भी बिन रही थी, क्योंकि वहां तो बहुत ही ठंडा जगह है, तो वहां स्वेटर बुनना ही पड़ता है पहनने के लिए। हिमालय अब अपने विराट वैभव के साथ सामने आ रहा था। रास्ते जलेबी की तरह घुमाव होने लगे, घाटियां गहरी और वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह फूल मुस्कुराने लगे। सभी सैलानी झूमकर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लेने की इच्छा से लेखिका खिड़की से सिर निकालकर कभी आसमान छूते पर्वत के शिखरों को देखती, तो कभी दूध की धार की तरह झरझर गिरते प्रपातों को, और कभी गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाकर बहती तिस्ता नदी को। यहाँ तिस्ता का सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, मतलब बहुत ही सुंदर तिस्ता का नदी देखने की में लग रहा था। तभी जीप एक जगह रुक गई। सामने खूब ऊंचाई से गिरता फेन उगलता झरना सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल था। नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर लेखिका जैसे आत्मा का संगीत सुनने लगी। और वहां पर बता रही है लेखिका को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वहां जो झरना गिर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कोई संगीत की ध्वनि हो रही है। झरना उसे जीवन की अनंतता का प्रतीक लगा। उसे अपने मन की सारी तामसिकताएं उस निर्मल जलधारा में बह गई। मतलब जो भी होता है ना, मनुष्य के अंदर सात्विक गुण होता है और तामसिक गुण होता है। तो उनके तामसिक गुण में क्या होता है, जो उनके मन के अंदर विकार था,
जो कुछ गुस्सा था किसी के प्रति, वह सारा कुछ उनका खत्म हो गया और मन ऐसा लगता था कि निर्मल हो गया है और जलधारा में बह जाती हुई सी प्रतीत हुई। लेखिका का मन वहां से हिलने को न था, पर जितेन ने कहा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। हिमालय का रूप पल पल बदल रहा था, कहीं हरियाली तो कहीं हल्का पीलापन और कहीं पथरीला, कहीं चटकी धूप, कहीं बादलों की चादर। माया और छाया के इस खेल में प्रकृति के कई रहस्य लेखिका के सामने उद्घाटित हो रहे थे। धुंधली चादर हटी तो सामने दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, जिसके बीच जैसे जन्नत बिखरी थी। पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों की वादियों के दुर्लभ नजारे, वहां का नजारे का दृश्य बता रही हैं कि जब लेखिका वहां जा रही थी तो बहुत ही सुंदर दृश्य था। पहाड़ में कभी छाया दिखता था, कभी धूप दिखता था। पर्वत, झरने, फूल, घाटियां, वादियों के दुर्लभ नजारे लेखिका को कहीं बहुत गहरे अपने आप से जोड़ रहे थे। उसकी आत्मा की खिड़कियां खुल रही थी, मतलब उनको जो है बहुत ही वहां का दृश्य लुभावना लग रहा था। उसे लगा कि वह ईश्वर के बहुत निकट है। उसके होठों पर वही प्रार्थना पुनः आने लगी, साना साना हाथ जोड़ी। मंत्र मुग्ध सी वह थोड़ी दूर तक निकल गई तो उसकी दृष्टि पहाड़ी औरतों पर पड़ी जो पत्थर तोड़ रही थी। वहां लेखक देखती हैं कि वहां पर पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ रही थी। उनकी काया कोमल थी, मतलब उनका शरीर कोमल था, पर हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। कईयों के पीठ पर बंधी डोको, मतलब बड़ी टोकरी थी, टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। पूरी ताकत से वे कुदाल को जमीन पर मार रही थी। वे उस अलौकिक सौंदर्य से निरपेक्ष अपनी जीविका के संघर्ष में रत थी, मतलब वे लोग मेहनत कर रही थी, रोजी रोटी कमाने के लिए उन लोगों को काम करना पड़ रहा था। एक पल के लिए लेखिका को लगा मानो किसी समाधि भाव से नाचती नृत्यांगना के घुंघरू टूट गए हों, और उनको लगता था कि समाधि किसको बोलते हैं, जब कोई ध्यान करने के बाद जो है आत्मा को जहां चाहे वह ले जा सकते हैं और उनका शरीर केवल रह जाता है और आत्मा जो है वह जहां चाहे वहां आत्मा उनका, क्योंकि आत्मा जो होता है असली चीज तो आत्मा ही होता है। तो उनको लग रहा था कि जैसे वह समाधि में चली गई हो। स्वर्गीय सौंदर्य के बीच मौत, भूख और जिंदा रहने की जंग उसके सामने थी। वहां खड़े वार्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से पूछने पर पता चला कि वह पहाड़ी ने सड़कों को चौड़ा करने के लिए श्रमरत है, मतलब वे लोग जो है रोड को चौड़ा करने के लिए यह सब मेहनत कर रही थी। यह बड़ा खतरनाक कार्य है। लेखिका को सिक्किम सरकार का वह बोर्ड याद आया जिस पर लिखा था, एवर वंडर टू डिफाइंड डेथ टू बिल्ड द रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, इस पर रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। मतलब इतना पत्थर वाला एरिया था और बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ था, वहां पर कितने लोगों की मौत भी हो गई थी। लेखिका को पलामू और गुमला के जंगल याद आ गए, जहां आदिवासी युवतियां पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधकर वन वन डोलती पत्तों की तलाश करती थी और पत्ते चुनती थी। उस पत्ते के ऊपर वो लोग खाना बनाती थी आग जलाकर। तो उसे गमगीन देखकर जितेन ने कहा, और जब जितेन जो है लेखिका को देख रहे हैं कि वह उदास हो गई है, तो जितेन पूछता है, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है। और जितेन कह रहा है, क्योंकि जितेन तो वहां का ही निवासी था, तो जितेन बोला कि ये हमारे जो भी आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो लेडीज सब काम कर रही है वो हमारे देश की जनता है। इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप पहाड़ों को देखिए जिनके लिए आप पैसे खर्च करके आई हैं। और उनको लगा कि मैडम चिंता में ही रह जाएंगी तो फिर आगे देखेगी कैसे, इसलिए कह रहे हैं जितेन कि आगे देखिए जिस काम के लिए आप पैसा खर्च करके यहाँ आई हैं। लेकिन लेखिका यही सोच रही थी कि मेरे देश की आम जनता कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। तभी वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेखिका को लगा मानो खंडहर ताजमहल बन गया हो, और लेखिका को वहां जो दुख था वहां पर देख रही हैं कि एक लेडी सुंदरियां जो हैं, जो मेहनत कर रही थी, श्रम कर रही थी, वे इतना श्रम करते हुए भी वे लोग खुश दिखाई दे रही थी। और वे जब खिलखिलाकर हंस पड़ी तो लेखिका का जो भी उदासी था वह गायब हो गया। जीप फिर से ऊंचाइयां चढ़ने लगी। हेयर पिन वेंट से ठीक पहले एक पड़ाव पर ढेर सारी पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। वे लिफ्ट मांग रहे थे और वहां पर
मैडम ये देखती हैं, लेखिका देखती हैं कि वहाँ पहाड़ पर बच्चे स्कूल जाते हैं, पहाड़ की चढ़ाई कर करके बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं। यह देखकर उनको आश्चर्य भी लगा और जितेन से बच्चे लोग लिफ्ट मांग रहे थे, मतलब मुझे बैठा कर ले जाइए। जितेन ने बताया यहाँ स्कूल बस की कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब उधर स्कूल बस नहीं जाती थी, बच्चे को पैदल ही जाना पड़ता था स्कूल। नीचे तराई में एक ही स्कूल है और दूर दूर के बच्चे वहीं पढ़ने आते हैं। पढ़ते ही नहीं, अपनी माँओं के साथ मवेशी चराते हैं, मतलब गाय भैंस बकरी और जो भी है भेड़ वगैरह, ये अपने माँ पिता का मदद करते हैं, पानी भरते हैं और लकड़ियों के गट्ठर भी ढोते हैं। यहाँ पर लेखिका को जितेन बता रहा है कि ये बच्चे केवल स्कूल ही नहीं जाते हैं बल्कि अपने माँ बाप का मदद भी करता है, गाय चराते हैं, पानी भरते हैं, लकड़ी का गट्ठर ढोता है। आगे रास्ता संकरा हो रहा था, बस केवल एक जीप जितनी चौड़ाई। जरा संतुलन बिगड़े तो जगह जगह चेतावनी देते बोर्ड धीरे धीरे चलाए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। और वहां पर ऐसा जगह था जो जीप को बहुत ही धीरे धीरे चलाना पड़ रहा था, क्योंकि अगर थोड़ा सा संतुलन बिगड़ जाता तो वहां लोग की मौत ही हो जाती। ढलते सूरज की रोशनी चाय के बगानों पर पड़ रही थी। कई युवतियां बोकू मतलब सिकमी परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम आभा से ऐसी इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध लेखिका खुशी से चीख पड़ी। मतलब वहाँ जो एक लेडीज है वो बहुत ही सुंदर एक उसका चेहरा था और बहुत ही अच्छा लाल रंग का कपड़ा पहनी हुई थी। तो यह देखकर लेखिका को बहुत ही अच्छा लगा। रात का पड़ाव लायुंग में था। यह एक छोटी सी शांत बस्ती थी जहाँ तिस्ता नदी के किनारे वे एक लकड़ी के घर में ठहरे थे। सामने ऊंचाई से गिरता एक झरना तिस्ता नदी में मिल रहा था। परिंदे अपने घरों को लौट रहे थे, मतलब चिड़िया जो है शाम होने वाली थी, अपने घरों में जा रही थी। वातावरण में अद्भुत शांति थी, वही शांति मन में व्याप रही थी। लेखिका तिस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर बैठी अपने भीतर बोधिसत्व के एक अंश को उगता सा महसूस कर रही थी। मतलब उनके अंदर शांति लग रहा था। उसे लगा प्रकृति अखंड और संपूर्ण है, इसी अखंड संपूर्णता में ही सुख और शांति है। हमने इस संपूर्णता को छेड़छाड़ करके अक्षम्य अपराध किया है। पत्थरों से होकर वह नदी की धार तक पहुंची और बहते पानी की अंजुली में भरा तो स्मृति में कौंधा। जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? लेकिन लेखिका के मन में केवल एक प्रार्थना थी, व्यक्ति के मन की तामसिकताएं बह जाएं। और लेखिका यह कहना चाह रही थी कि मनुष्य के अंदर जो तामसिक प्रवृत्ति होती है वह बह जाए, इसी पानी के धारा में बह जाए। मतलब मन के अंदर जो विकार है, गंदगी है, वह सब बह जाए, तब मनुष्य का जीवन सफल हो पाएगा। तो बच्चों, आप लोग जो है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आप समझ गए होंगे और आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।